प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। परिष्कार कला से सरदार शहर के YouTube चैनल पर आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। तो आपको पता है मौर्य साम्राज्य में मैंने सप्त स्तंभलेख और उसके बाद में उनके जो संघ भेद को रोकने वाले स्तंभलेख के बारे में बताया। अब मैं आपको बताएं मौर्य साम्राज्य के अशोक के साम्राज्य अंतिम पड़ाव की ओर ले जा रहा हूँ। अशोक के बाद कौन कौन से उत्तराधिकारी बने और उसके बाद मैं आपको एक बढ़िया चीज़ और बता दूंगा इसके लास्ट में कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किस व्यक्ति को कहाँ भेजा। इसका यहाँ से एक मिलान का क्वेश्चन आता है। और उसके बाद में मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ और उसके बाद मौर्य प्रशासन हम पढ़ेंगे। तो आपको ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और लाइक एंड शेयर करें। ये आपका ही चैनल है। आप यदि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेट करोगे तो हमें एनर्जी मिलेगी, जिससे हम बहुत ज़्यादा ताकत लगाएंगे और अच्छी से अच्छी चीज़ आप तक पहुंचाएंगे। तो मैं आपको पता है कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अशोक का यदि मैं बात करूं, अशोक का मूल्यांकन कि भाई अशोक क्या था। आपको पता है अशोक का जो इतिहास था कि हेमचंद राय चौधरी ने कहा था अशोक का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास भी रहा था, सुख का इतिहास भी रहा था, लेकिन अंत समय में भी उसका दुख तो ऐसे में रहा। जितना अच्छा रहा उतना बुरा भी रहा। तो अशोक का मूल्यांकन हम यदि बात करूं मैं, हेमचंद राय चौधरी ने कहा अशोक का काल बहुत अच्छा शासन काल था, गौरवशाली इतिहास था और अशोक का अंतिम समय एक दुखद का समय भी रहा था। और आपको पता है अशोक, यदि मैं इसकी आपको तुलना करूं तो आपको पता है अशोक की तुलना यदि मैं भारतीय शासकों की दृष्टि से देखूं तो आपको पता है अशोक की तुलना यदि शक्तिशाली के रूप में बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य से उन्हें शक्तिशाली का मूर्त रूप मिला और उन्होंने समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा को निखारा। समुद्रगुप्त की प्रतिभा उनसे मिलती जुलती थी। और यदि मैं बात करूं अकबर की तो उन्होंने अकबर की सहिष्णुता नीति को इन्होंने अपनाया था। अकबर ने जैसे दीनदयाल धर्म का सिद्धांत दिया था तो अशोक ने भी धर्म का मूल विषय धर्म ही था। तो अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता, जो अकबर की धार्मिक सहिष्णुता थी वही अशोक की धार्मिक सहिष्णुता थी। और यदि मैं बात करूं तो आपको पता है अशोक ने सबसे पहले जनता तक एक सिद्धांत दिया था, जिए और जीने दो। अशोक ने कहा इसी जिए और जीने दो, क्योंकि ये सिद्धांत पहले अशोक महात्मा बुद्ध से प्रभावित था और महात्मा बुद्ध के प्रभावित होने के बाद में इसमें अशोक ने इसे अपना लिया। तो अशोक ने जनता तक पहुंचाया कि लोकप्रिय बना दिया नारा जियो और जीने दो। और उसी के बाद में कौटिल्य की सिद्धांत थी। आपको पता है कौटिल्य ने एक सिद्धांत दिया था जो लो रक्त की नीति का जो सिद्धांत अपनाया था, उसी विजय को उन्होंने इस लो रक्त के सिद्धांत को अशोक ने अपनाया था। और यदि मैं बात करूं तो आपको पता है अशोक का मूल्यांकन विदेशी शासकों से भी यह किया जाता है कि अशोक ने विदेशों में जैसे दक्षिण पूर्व एशिया हैं, अफ्रीका, इन देशों में अशोक के साम्राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे बनाए। और यदि मैं बात करूं एक रोम का सम्राट था जिसका नाम था रोम सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से अशोक की तुलना की जाती है। यदि मैं बात करूं एक रोम में और था जूलियस सीजर से उनकी तुलना की जाती है। एंटीफॉल भी नाम का शासक था उनका, उससे भी उनकी तुलना की जाती है। नेपोलियन से भी उनकी तुलना की जाती है। तो हम कहते हैं कि अशोक का मूल्यांकन बहुत शानदार था। किसी इतिहासकार ने कहा था कि अशोक के एक ऐसा प्रकाश है, जैसे आपको पता है तारे होते हैं वो पूरे आसमान को या आकाश को मतलब प्रकाश में कर देते हैं। तो अशोक ने पूरे इतिहास को, पूरे भारतीय साम्राज्य को उन्होंने चमकदार बना दिया था या तारे की तरह इन्होंने टिमटिमाना सिखा दिया था। तो ये तो था अशोक का मूल्यांकन। उसके बाद में देखो प्रश्न आता है कि अशोक के बाद उनके कौन कौन से उत्तराधिकारी बने, कि भाई अशोक का जैसे साम्राज्य था तो अशोक मरने के बाद में कौन कौन उसके। तो देखो एक कलण की राजतरंगिणी पुस्तक थी, कलण की राजतरंगिणी के अनुसार कहा जाता है कि कश्मीर का शासक जालौक था।
कहते हैं कि अशोक के बाद में कश्मीर का शासक कौन बना? जालौक बना। कलन की राजतरंगिणी में कश्मीर का शासक किसको बताया गया था? जालौक को बनाया गया था। जालौक वहाँ का कश्मीर का शासक बना। और उसके बाद में अलग अलग, जैसे यदि मैं बात करूँ बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों के बाद में कहा जाता है कि अशोक के बाद में कहते हैं संप्रति शासक बना। कौन बना? संप्रति। लेकिन कुछ जैन ग्रंथ ये भी कहते हैं, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ कहते हैं अशोक के बाद में वहाँ का संप्रति शासक बना। कुछ पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि अशोक के बाद में कुणाल शासक बना। लेकिन एक बढ़िया चीज और है, मत्स्य पुराण एवं विष्णु पुराण के अनुसार कहा जाता है कि संप्रति से पहले वहाँ का दशरथ वहाँ का शासक था। मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण कहते हैं कि संप्रति से पहले वहाँ का दशरथ वहाँ का क्या था? शासक था। तो इस तरह से कलन की राजतरंगिणी या इन बौद्ध ग्रंथों जैन ग्रंथों में ऐसा विवाद चलता रहा। लेकिन मैं आपको पुराणों के अनुसार उनकी एक आपको श्रृंखला बताता हूँ जो परीक्षा में आ सकती है कि पुराणों के अनुसार कौन अशोक के बाद किस तरह से उत्तराधिकारी बने। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको इस डायग्राम के द्वारा माध्यम बता दूं, क्रम बता दूं कि कौन कौन इसके पुराणों के अनुसार शासक बने अशोक के उत्तराधिकारी। पुराणों के अनुसार तो मैंने आपको पीछे भी पढ़ा दिया था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था वो वृहदत्त था। कौन था? वृहदत्त। और पहला मौर्य शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखो पुराणों के अनुसार मैं इनकी आपको बताता हूँ। तो पुराणों के अनुसार सबसे पहले कौन शासक बना? पुराणों के अनुसार सबसे, यदि आपको क्रम याद रखना है कि पुराणों के अनुसार किस तरह से कौन शासक आया, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि किस तरह से पुराणों के अनुसार जो शासक आए वो कौन आए। तो सबसे पहले देखो इंद्रपालित, जैसे कर्म ध्यान में रखना है। कर्म का ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछ सकते हैं कि अंतिम कौन था और बीच में कौन था, ऐसे कोई पूछते तो नहीं, ले फिर भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले पुराणों के अनुसार आपको पता है कुणाल, ध्यान देना है। तो पुराणों के अनुसार कौन आया? कुणाल। और कुणाल के बाद में कौन आया? बंधुपालित। ध्यान देना, बंधुपालित, कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित। कौन आया? देखो पुराणों के अनुसार अशोक के, आपको पता है स्मित और तिब्बती तारानाथ, तिब्बती एक विद्वान थे तिब्बती लोग, वो कहते हैं कि अशोक की जो मृत्यु हुई थी वो तक्षशिला में हुई थी। तो पुराणों के अनुसार कुणाल जो अंधा था, आपको पता है, और इसको अंधा करवा दिया था तक्षशिला ने, इसे अंधा करवाकर उसके बाद में कुणाल को मरवा दिया। तो कुणाल आया। कुणाल के बाद में कौन आया? बंधुपालित। बंधुपालित के बाद कौन आया? इंद्रपालित। और इंद्रपालित के बाद में आया दसौन। बहुत ध्यान रखना है आपको याद। मैं आपको क्रम बता दूं, हर बुकों में ये प्रश्न नहीं मिलता है, आपको स्टैंडर्ड बुक से अच्छी पढ़ाई जाए, इसलिए कुणाल। कुणाल के बाद में कौन आया? बंधुपालित। बंधुपालित के बाद में इंद्रपालित। इंद्रपालित के बाद में दसौन आया। और दसौन के बाद में दशरथ आया। कौन आया? दशरथ। और दशरथ के बाद में आया संप्रति। ध्यान देना, संप्रति। और संप्रति के बाद में आया सलीसुक। सलीसुक। और सलीसुक के बाद में आया देवधर्मन। ध्यान देना। और देवधर्मन के बाद में आया संत धनुष। संत धनुष। और संत धनुष के बाद में आया वृहदत्त। ये आपको पुराणों के अनुसार आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि अशोक के बाद कौन बना, तो अशोक के बाद में कौन बना? कुणाल बना। कुणाल। कुणाल के बाद में बंधुपालित। बंधुपालित के बाद में इंद्रपालित। इंद्रपालित के बाद में दसौन। दसौन के बाद में दशरथ। और आपको पता है, मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा, क्रम बता दूं पहले। कुणाल। कुणाल के बाद में बंधुपालित। बंधुपालित के बाद इंद्रपालित। इंद्रपालित के बाद में दसौन। दसौन के बाद में दशरथ। दशरथ के बाद में संप्रति। संप्रति के बाद में सलीसुक। सलीसुक के बाद में देवधर्मन। देवधर्म के बाद में संत धनुष। और संत धनुष के बाद में वृहदत्त, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अब देखो, ये तो आपको क्रम याद रखना है कि अशोक के बाद पुराणों के अनुसार कौन कौन से इसके उत्तराधिकारी बने। यहाँ से देखो प्रश्न आते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको इसके व्याख्या के रूप में बता दूं।
दशरथ एक ऐसा मौर्य शासक था जिन्होंने, आपको पता है, देवना प्रियदर्शनी की क्या ली, उपाधि ली। तो आपको ये भी ध्यान में, हालांकि मौर्य साम्राज्य से पहले शासकों ने ली थी, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, ये प्रश्न परीक्षा में फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है, कई परीक्षा में आ चुका है कि अशोक के अलावा, तो आपको पता है अशोक ने देवा प्रियदर्शनी की उपाधि ली थी। तो दशरथ ने, आपको पता है, दशरथ ने भी देवना प्रियदर्शनी की क्या ली, उपाधि ली। अब प्रश्न आ सकता है आपके, तो आपको पता है देवना प्रियदर्शनी की उपाधि लेने वाले अशोक भी था, दशरथ भी था, मोगलीपुत्र तिस भी था, और देवना, आपको पता है, एक डेरियस फर्स्ट हकामनी वंश का शासक दारा जिसको कहते हैं, दारा ने भी कौन सी उपाधि ली थी, देवना प्रियदर्शनी की उपाधि। तो दशरथ, अशोक के अलावा मौर्य शासक किसने उपाधि ली, दशरथ ने देवना प्रियदर्शनी की उपाधि ली। अब प्रश्न आता है संप्रति का, तो आपको पता है संप्रति भी जैन धर्म का अनुयायी था, आपको ध्यान में रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म का था, तो संप्रति भी जैन धर्म का अनुयायी था, क्योंकि जैन ग्रंथों के अनुसार कहते हैं कि उन्होंने सबसे ज़्यादा जैन मंदिर बनवाए, और संप्रति जैन मौर्य शासक था, और इसी संप्रति को आपको पता है सुहस्ती ने जैन धर्म की क्या दी थी, दीक्षा दी थी। तो एक दो मौर्य शासक, एक तो कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, और एक संप्रति जो जैन धर्म के क्या थे, अनुयायी। उसके बाद में वृहदत्त की बात आती है, इनके बीच में आपको नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने आपको क्रम बता दिया, कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित, दसौन, दशरथ, संप्रति, सलीसुक, देवधर्मन, संतधनुष और वृहदत्त। और एक और बढ़िया प्रश्न, वृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था, और अब एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, वृहदत्त था। और ये, इस वृहदत्त को बाणभट्ट की एक पुस्तक थी, बाणभट्ट की एक पुस्तक, मैं इसको थोड़ा मिटा दूं आपको साफ दिखाई दें। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, वृहदत्त था। मौर्य वंश का अंतिम शासक, यहां लिख देता हूं, मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहदत्त था। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहदत्त था, जिसे बाणभट्ट की पुस्तक हर्ष चरित्र में, बाणभट्ट की पुस्तक हर्ष चरित्र में प्रज्ञा दुर्बल का था। बहुत शानदार क्वेश्चन, बाणभट्ट की पुस्तक हर्ष चरित्र में इसे प्रज्ञा दुर्बल कहा था। और आपको पता है ये वृहदत्त, इसी वृहदत्त को इसके सेनापति, इस वृहदत्त का आपको पता है, इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी क्या कर दी, इसने हत्या, और आगे चलकर हत्या करके शुंग वंश की पुष्यमित्र शुंग ने क्या डाल दी, नींव डाल दी। तो इसके बारे में भी प्रश्न आ सकता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहदत्त था, इसे बाणभट्ट की पुस्तक हरिश्चंद्र में प्रज्ञा दुर्बल कहा गया था। इसी वृहदत्त ने आगे चलकर, इस वृहदत्त को आपको पता है पुष्यमित्र शुंग वृहदत्त का आपको पता है सेनापति था, और 184 ईस्वी में इसकी हत्या करके 185 ईसा पूर्व में इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की क्या डाल दी थी, नींव डाल दी थी। तो ये तो आपको पता है मौर्य प्रशासन का जो उत्तराधिकारी जो है उनके बारे में बताया। अब आपसे वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, तो ये भी आपको थोड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है। मौर्य साम्राज्य का पतन, मौर्य साम्राज्य का पतन, तो आपको पता है मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। डॉक्टर श्री झामाली हिस्ट्री के इतिहासकार है, डॉक्टर श्री झामाली ने मौर्य साम्राज्य जो पतन बताया वो अयोग्य और दुर्बलता के कारण मौर्य साम्राज्य की क्या हुई थी कि भाई अशोक के बाद में जितने भी मौर्य शासक बने वो अयोग्य थे, वो दुर्बल थे, इसलिए मौर्य साम्राज्य का क्या हुआ,
तो डॉक्टर श्री जीव झामाली ने कहा कि मौर्य साम्राज्य जो पतन हुआ अयोग्य और दुर्बलता के कारण हुआ, पहला तर्क। दूसरा तर्क आपको डॉक्टर डी कौशाम्बी, डॉक्टर डी कौशाम्बी ने कहा कि मौर्य साम्राज्य का पतन आर्थिक कमजोरी के कारण हुआ। कि तो डॉक्टर डी कौशाम्बी ने मौर्य साम्राज्य जो पतन का कारण बताया वो आर्थिक कमजोरी बताया। तीसरा यदि मैं तर्क की बात करूं तो आपको पता है डॉक्टर हरिप्रसाद शास्त्री, तो उन्होंने कहा डॉक्टर हरिप्रसाद शास्त्री ने मौर्य साम्राज्य का जो पतन बताया वो ब्राह्मण साम्राज्यवादी नीति के कारण मौर्य साम्राज्य का क्या हुआ, पतन हुआ। और यदि मैं चौथी बात करूं रोमिला थापर, तो रोमिला थापर के अनुसार मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण हुआ था। आपको पता है रोमिला थापर ने कहा कि मौर्य साम्राज्य का जो पतन हुआ वो केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति और मतलब अभाव, केंद्रीयकरण प्रवृत्ति का अभाव, ये मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या बताए थे, इसी के कारण मौर्य साम्राज्य का क्या हुआ, पतन हुआ। तो ये तो था मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। उसके बाद में देखो मैं एक आपको बहुत शानदार थोड़ा टॉपिक बताने जा रहा हूँ। उसके बाद में मौर्य साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे, उनका प्रशासन पढ़ेंगे जहाँ से प्रश्न आपके आ सकता है। अब मैं एक बढ़िया शानदार बताऊँ, अशोक ने एक शानदार क्वेश्चन है यहाँ से जो परीक्षा में आ सकता है। अशोक ने जब तीसरी बौद्ध सभा बुलाई थी, अशोक ने तीसरी, बहुत थोड़ा आप नोट के रूप में लिख सकते हो इसको लास्ट में, अशोक ने तीसरी बौद्ध सभा जब बुलाई, तीसरी बौद्ध सभा बुलाई, और आपको यह भी ध्यान में रखना है अशोक ने तीसरी बौद्ध सभा बुलाई राज्याभिषेक के कौन से वर्ष, 17वें वर्ष, राज्याभिषेक के 17वें वर्ष, राज्याभिषेक के 17वें वर्ष उन्होंने, अशोक ने तीसरी बौद्ध सभा बुलाई, अशोक ने तीसरी बौद्ध सभा बुलाई राज्याभिषेक के कौन से वर्ष, 17वें वर्ष। और कहाँ बुलाई, पाटलिपुत्र में बुलाई थी, पाटलिपुत्र में ये बौद्ध सभा बुलाई थी। और इस बौद्ध सभा का अध्यक्ष जो बनाया गया था वो श्रीलंका का राजा था मोगलीपुत्र तीस। उसी समय में अशोक के समय में, अशोक का समकालीन श्रीलंका का राजा कौन था, तीस। इसी तीसरी बौद्ध सभा की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश से मिलती है, और एक बुद्ध घोष के द्वारा रचित रचना सामंत पाशादिका में मिलती है। और इसी तीसरी बौद्ध सभा के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विदेशों में या पड़ोसी देशों में उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ शासकों को भेजा था। तो मैं आपको इसमें इसी के माध्यम से थोड़ा बताना चाहता हूँ कि अशोक ने तीसरी बौद्ध सभा बुलाई राज्याभिषेक के 17वें वर्ष, मतलब 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में बुलाई। और उस पाटलिपुत्र की बौद्ध सभा जो बुलाई थी, इस बौद्ध सभा में आपको पता है अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस को बनाया। उस समय में अशोक के समकालीन श्रीलंका का राजा तीस था। और उसी बौद्ध सभा की जानकारी हमें दीपवंश और महावंश, और दीपवंश और महावंश और बुद्ध घोष की रचना सामंत पाशादिका से हमें विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार भेजने की जानकारी मिलती है। तो मैं इसी के माध्यम से थोड़ा आपको समझाना चाह रहा था कि भाई हालांकि मैंने तीसरी बौद्ध सभा बता दी थी कि दीपवंश, फिर वापस कह रहा हूं मैं, दीपवंश कोमा महावंश और सामंत पाशादिका, इन ग्रंथों से हमें विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के अशोक ने जो भेजे उनकी जानकारी मिलती है कि तीसरी बौद्ध सभा के बाद में उन्होंने धर्म प्रचार के लिए विदेशों में कुछ लोगों को बाहर भेजा था कि आप जाइए और बौद्ध धर्म का क्या कीजिए, प्रचार और प्रसार। तो दीपवंश और महावंश और सामंत पाशादिका के अनुसार तो ये दोनों रचना श्रीलंका, दीपवंश महावंश, इसकी जानकारी हमें श्रीलंका से मिलती है। ये सामंत पाशादिका बुद्ध घोष की एक रचना है। इससे हमें आपको पता है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार जिन जिन लोगों को बाहर भेजा उनकी जानकारी हमें इन ग्रंथों से मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ धर्म प्रचारक जिनको भेजे, धर्म प्रचारक भेजे गए। तो आपको पता है धर्म प्रचारकों को बाहर भेजा गया था कि बौद्ध धर्म का क्या कीजिए, प्रचार प्रसार कीजिए। तो यहाँ तो आ जाएगा, आपको पता है किसको भेजा,
व्यक्ति और इधर आ जाएगा देश, कि भाई कहाँ कहाँ किसको भेजा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से एक तो देखो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, आपको नीचे तक जाना नहीं पड़ेगा। दीपवंश महावंश और संपात पासादिका में धर्म प्रचार, दो बार ऊपर लिख देता हूँ, धर्म प्रचारक, धर्म प्रचारकों को बाहर भेजा गया, या वो धर्म प्रचार का प्रचार प्रसार, धर्म प्रचारकों का प्रचार और प्रसार। तो भाई दीपवंश महावंश संवाद पासादिका के अनुसार विदेशों में बाहर बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार अशोक ने तीसरी बौद्ध सभा के बाद उन्होंने भेजा। किसको कहाँ भेजा? तो एक साइड में तो आपको बताएं व्यक्ति आ जाएगा और एक साइड में यहाँ देश आ जाएगा। किसको कहाँ भेजा? तो सबसे पहले देखो बहुत शानदार, मंझिम। तो आपको पता है मंझिम को हिमालय प्रदेश, बहुत शानदार क्वेश्चन। दूसरा मंझितिक, तो आपको मंझितिक को कहाँ भेजा? ये भी बहुत शानदार करें। मंझितिक को कश्मीर एवं गंधार, कश्मीर एवं गंधार, बहुत शानदार क्वेश्चन। उसके बाद में देखो सोनउत्रा एवं उत्तरा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन यहाँ से परीक्षा में पूछा जाता है, मिलान का प्रश्न पूछा जाता है। तो मंझिम को हिमालय प्रदेश भेजा, मंझितक को कश्मीर और गंधार भेजा, सोन उत्तरा को स्वर्ण भूमि, या तो आएगा आपके ऑप्शन में स्वर्ण भूमि, यदि स्वर्ण भूमि ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो यहाँ लिख देना वर्मा, यदि वर्मा नहीं आ रहा है तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश, दक्षिणी पूर्वी एशिया। बहुत गजब का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको पता हटके प्रश्न पूछा जाता है। मंझिम हिमालय प्रदेश, मंझितिक कश्मीर गंधार, सोन एवं उत्तरा को स्वर्ण भूमि का आ सकता है, बर्मा या दक्षिणी पूर्वी एशियाई। चौथा रक्षित, तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, रक्षित को कहां भेजा? रक्षित को वनवासी और महाधर्म रक्षित, रक्षित को वनवासी, महाधर्म रक्षित, तो महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र, इसको महाराष्ट्र भेजा। तो रक्षित वनवासी और महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र। 5। उसके बाद में देखो मंझिम, आपको पढ़ लिया होगा, मंझिम हिमालय प्रदेश, मंझितिक कश्मीर गंधार, सोन उत्तरा स्वर्ण भूमि या बर्मा दक्षिण पूर्वी एशिया, रक्षित वनवासी, महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र। उसके बाद में देखिए अगला महादेव, छठा महादेव। तो महादेव या तो आपके आएगा देश के आगे, यदि मैं यहाँ लिखूं तो महिष मंडल आ जाएगा, यदि महिष मंडल नहीं आ रहा है ऑप्शन में मैसूर आ जाएगा कर्नाटक। तो महादेव को महिष मंडल मैसूर। और यदि मैं 7वां यदि बात करूं सोन उत्तरा तो हो गया महेंद्र संघमित्रा। तो आपको पता है महेंद्र और संघमित्रा महादेवी जो अशोक की पहली रानी थी, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। यदि श्रीलंका ऑप्शन में नहीं आए तो तामरपणी भेजा इसको। तो उसके बाद में देखो यदि और भी आ जाएं तो ये अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए किसको कहाँ भेजा, तो इनके बारे में आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न मिलान का पक्का आता है। तो ये अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने क्या भेजा? विदेशों में बाहर, मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। अब देखो मैं आपको जो नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ मौर्य प्रशासन। तो
यहाँ से हम मौर्य प्रशासन के जो मैंने पीछे पढ़ाया वो आपका अच्छी तरह से मैंने मौर्य अशोक का साम्राज्य, उत्तराधिकारी, उसका प्रशासन, उनके उत्तराधिकारियों के बारे में उसके थोड़े संप्रति जैसे दशरथ के बारे में बता दिया। उसके बाद मैंने आपको कि उनके विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार किसको कहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया।